नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को समझने से पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हम उपयोगिता किसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस नियम को समझने से पहले उपयोगिता का आशय समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, उपयोगिता का आशय हम प्रोफेसर एडवर्ड नेविन के अनुसार आसानी से समझ सकते हैं। प्रोफेसर एडवर्ड नेविन के अनुसार अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ संतुष्टि, आनंद या लाभ से है, जो किसी उपभोक्ता को धन या संपत्ति के उपभोग से प्राप्त होती है। इसका आशय यह है कि उपभोक्ता को किसी वस्तु या संपत्ति या धन के उपभोग करने से जो आनंद प्राप्त होता है, जो सुख प्राप्त होता है या जो संतुष्टि मिलती है, उसे हम अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से उपयोगिता कह सकते हैं। दोस्तों, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को हम प्रोफेसर एडवर्ड नेविन के शब्दों में आसानी से समझ सकते हैं। किसी वस्तु के उपभोग के क्रम में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ उस वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। इसका आशय यह है कि जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करता जाता है, उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को हमने समझ लिया है। इसके पश्चात हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताओं पर चर्चा करेंगे और उसके बाद एक तालिका एवं रेखा चित्र के माध्यम से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या को समझेंगे। दोस्तों, अर्थशास्त्र के अन्य नियमों की भांति सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की भी कुछ मान्यताएं हैं। यह नियम भी इन मान्यताओं पर ही आधारित है और इन मान्यताओं के आधार पर ही यह नियम क्रियाशील होता है। उपभोक्ता द्वारा जिन वस्तुओं का उपभोग किया जा रहा है, उनकी इकाइयाँ उपयुक्त मात्रा में होनी चाहिए। यदि उपयुक्त मात्रा से कम या अधिक होगी तो यह नियम लागू नहीं होगा। उपभोग में निरंतरता होनी चाहिए, अर्थात उपभोक्ता जिन वस्तुओं का उपभोग कर रहा है वो लगातार करता रहे, तभी यह नियम लागू होगा। यदि बीच में आपने उपभोग करना बंद कर दिया है तो उस स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा। उपभोग की जाने वाली सभी इकाइयाँ गुण एवं मात्रा में समान होना चाहिए। जिस वस्तु का भी उपभोक्ता द्वारा उपभोग किया जा रहा है, उसके गुण और उसकी मात्रा समान होगी, तभी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होगा। वस्तु एवं अन्य प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो गया तो भी उस स्थिति में सीमांत उपयोगिता नियम लागू नहीं होगा। और अंत में उपभोक्ता की रुचि, आदत एवं फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका आशय यह है कि उपभोक्ता की रुचि, आदत एवं फैशन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसके पश्चात हम सीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या को एक तालिका एवं रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, स्पष्ट किया जा चुका है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग करता जाता है, उस वस्तु की अधिक वस्तुओं का उपभोग करने पर मिलने वाली उपयोगिता धीरे धीरे कम होती जाती है। उसी स्थिति को हमने इस तालिका में स्पष्ट किया है। तालिका के प्रथम भाग में हमने रोटियों की संख्या को दर्शाया है। तालिका के दूसरे भाग में हमने रोटियों से प्राप्त कुल उपयोगिता अर्थात टोटल यूटिलिटी को दर्शाया है। तालिका के तीसरे भाग में हमने प्रत्येक रोटी से प्राप्त सीमांत उपयोगिता अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी को दर्शाया है। हम तालिका में यह देख सकते हैं कि जैसे जैसे रोटियों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे रोटियों से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता अर्थात टोटल यूटिलिटी भी बढ़ती है। लेकिन छठी रोटी तक कुल उपयोगिता बढ़ती है, सातवीं रोटी के बाद कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है, आठवीं और नौवीं रोटी के पश्चात कुल उपयोगिता घटने लगती है। अब हम तीसरे कॉलम में देखें तो स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता दूसरी रोटी के पश्चात घटती हुई जाती है और यह धनात्मक सीमांत उपयोगिता कहलाती है। इसके पश्चात सातवीं रोटी पर कुल उपयोगिता अधिक होती है, लेकिन सीमांत उपयोगिता
शून्य होती है और यह पूर्ण संतुष्टि का स्तर कहलाता है। इसके पश्चात भी यदि उपभोक्ता 8वीं और 9वीं रोटी का उपभोग करता है तो कुल उपयोगिता बढ़ने के बजाय घट जाती है और सीमांत उपयोगिता शून्य के पश्चात माइनस में चली जाती है, अर्थात ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। इसका आशय यह है कि 7वीं रोटी के पश्चात 8वीं और 9वीं रोटी से उपभोक्ता को किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार हमने इस तालिका से यह समझने का प्रयास कर लिया है कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु का अधिक अधिक उपभोग करता है, उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती हुई जाती है। दोस्तों, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से संबंधित तालिका के आंकड़ों को हमने इस प्रकार के रेखा चित्र में स्पष्ट किया है। OX अक्ष पर हमने रोटियों की संख्या को दर्शाया है दोनों तरफ। दोस्तों, रेखा चित्र के इस भाग में यदि हम कुल उपयोगिता के भाग को देखें तो स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे रोटियों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे कुल उपयोगिता का ग्राफ M बिंदु तक अर्थात छठी रोटी तक बढ़ता हुआ जाता है। 7वीं रोटी के बाद M से M1 तक यह ग्राफ समानांतर हो जाता है। M1 के पश्चात 8वीं और 9वीं रोटी पर यह ग्राफ नीचे की ओर झुक जाता है, अर्थात हमारी कुल उपयोगिता यहाँ पर घटती हुई दिखाई देती है। 7वीं रोटी पर पूर्ण संतुष्टि बिंदु को स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार हमने कुल उपयोगिता वक्र को देखा और यह स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे रोटियों का उपभोग किया जाता है वैसे वैसे कुल उपयोगिता एक सीमा तक बढ़ती है, उसके बाद स्थिर हो जाती है और उसके बाद वह घटने लगती है। इसी प्रकार सीमांत उपयोगिता वाले इस भाग को हम देखते हैं तो स्पष्ट है कि जैसे जैसे रोटियों की संख्या में वृद्धि होती जाती है हमारी सीमांत उपयोगिता 10 से 12 पर हो जाती है। उसके पश्चात जैसे जैसे उपभोक्ता अधिक अधिक इकाइयों का उपभोग करता जाता है वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे घटती हुई चली जाती है और 7वीं रोटी अर्थात E बिंदु पर यह पूर्ण संतुष्टि स्तर को दर्शाता है। इसके बाद सीमांत उपयोगिता 8वीं और 9वीं रोटी पर ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता को स्पष्ट कर रही है। दोस्तों, इस प्रकार हमने तालिका एवं रेखा चित्र के माध्यम से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को बड़ी आसानी से समझ लिया है। उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।